मैं के एस राठौड़ पीसीपी सीकर से, और अब हम देख रहे हैं जेई एडवांस 2021 के सेकंड पेपर का फिजिक्स का सॉल्यूशन। ठीक है, तो पेपर 2 देख रहे हैं हम। ओके, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, वन ऑफ ए हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म बीम ऑफ द वेट W and the length L is hinged on the vertical wall at a point O and its other end is supported by the light inextensible rope। देखो इसमें क्या है, हमें बच्चों ये है ना, सी यहाँ पे ये एक वॉल दे रखी है, ठीक है, दिस वन इज वॉल, और ये हमें एक बीम दे रखा है। ओके, इसका वेट W और लेंथ कितनी है L। ओके, और यहाँ से ये एक स्ट्रिंग दे रखी है और इस स्ट्रिंग की यहाँ से ये वेट अल्फा W लगा रखा है। वेट कितना लगा रखा है? अल्फा W, है ना। और हमसे ये 4 ऑप्शन इस पे पूछे हैं, लेकिन उसके साथ में हमें ये भी दिया हुआ है, द रोप कैन सस्टेन ए मैक्सिमम ऑफ दिस टेंशन। ये जो रोप लगा रखी है, दिस वन रोप है ना, ये रोप जो है मैक्सिमम जो है इतना टेंशन बियर आउट कर सकती है 2√2W। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन आर करेक्ट। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करें, देखिए सही, हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये जो हमारे पास रॉड है, ओके, जिसको हम बीम कह रहे हैं, इस पे एक तो इधर जो लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है अल्फा W। ओके, दूसरा इसका वेट लग रहा है कितना W, और तीसरा इस पे यहाँ टेंशन लग रहा है जो कितने एंगल पे है, वो एंगल हमें, क्योंकि ये लेंथ भी L दे रखा है और ये लेंथ भी L दे रखा है, तो ये वाला एंगल जो है ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 45 डिग्री के एंगल पे है ये। ओके, और इसका ये टेंशन हो गया। अच्छा, यहाँ पे इसको हिंज कर रखा था, हिंजेज जो फोर्स लगाती है वो फोर्स का डायरेक्शन हमें मालूम नहीं होता, तो हम उसके 2 कंपोनेंट ले लेते हैं फोर्स के, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो इसको मैंने RX कह दिया हॉरिजॉन्टल में, और इसको मैंने RY कह दिया वर्टिकल में। तो ये हमारा ये जो बीम है, ठीक है, इस बीम का ये हमारे पास में क्या आ गया, फ्री बॉडी डायग्राम आ गया। ठीक है, इस पॉइंट को हमें A कह देते हैं और इसको हम B कह देते हैं। अच्छा, अटैच एट पॉइंट P, इसको P कह रखा है, इसको O कह दिया। सी, ये हमें पॉइंट दे रखा है, तो इसको हम O कह देते हैं और इसको हम P कह रखा है। ठीक है, ये हमें दिए हुए हैं। अब हम क्या करते हैं इसमें, देखिए पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के, क्योंकि इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स बैलेंस करना चाहिए और नेट टॉर्क भी बैलेंस करना चाहिए। टॉर्क हम दोनों पॉइंट के अबाउट ले लेंगे, O के अबाउट भी ले लेंगे और P के अबाउट भी ले लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं, एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। हॉरिजॉन्टल में देखिए ये T का इधर कंपोनेंट आ रहा है T/√2, तो ये T/√2 जो है ये किसके बराबर हो गया, RX के। ठीक है, ये T/√2 किसके बराबर हो गया, RX के। ओके, और दूसरा वर्टिकल में जो है हमें ये मिल रहा है कितना, RY। ठीक है, ये ऊपर की ओर लग रहा है। अच्छा, RX चाहते तो आप इधर ले लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। RX आप हमें नहीं मालूम किधर है, तो हमने RX इधर ले लिया। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है कि RX चाहे तो हम इधर दिखा दें और इन दोनों को फिर इसका कंपोनेंट बैलेंस कर दें। ठीक है, अच्छा, वर्टिकल में हमारे पास एक तो लग रहा है कितना RY, दूसरा कितना लग रहा है T/√2, और नीचे कितना लग रहा है, नीचे ये दोनों का सम लग रहा है W1 प्लस अल्फा। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, और टोटल लेंथ L था, तो ये L/2 है हमारे पास, और ये भी कितना है, ये भी L/2 है। दैट इज ओके। नाउ अब क्या करें, अब हम किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लेते हैं। ये P के अबाउट जब हम टॉर्क लेते हैं, टॉर्क अबाउट P हम क्या कर लेते हैं, 0 कर लेते हैं। तो P से कौन कौन पास हो रहा है, देखो ये भी पास हो रहा है, ये पास हो रहा है और ये RX पास हो रहा है, तो इन तीनों का टॉर्क तो क्या हो गया, 0 हो गया। अब बचा कौन, RY और कौन, W। इनका टॉर्क बैलेंस करना है, W का टॉर्क इधर आ जाएगा और RX का अपोजिट आ जाएगा, दोनों टॉर्क बैलेंस होने चाहिए। तो RY इंटू L, ठीक है, दिस वन लेंथ, और ये W दैट इज इक्वल टू W इंटू L/2। ओके, तो यहाँ से RY कितना आ गया, RY जो आ गया हमारे पास में वो आ गया W/2। तो ये देखो RY की वैल्यू ही निकल के आ गई है ना, ये RY की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ही कैलकुलेट होके आ गई है। ओके, अच्छा एक और चीज, एक O के अबाउट भी टॉर्क बैलेंस कर लेते हैं, फिर देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। O के अबाउट टॉर्क लेके हमने 0 कर लिया, तो O के अबाउट जो टॉर्क लोगे तो ये RX का भी 0, RY का 0, W और अल्फा का दोनों का एक साइड रहेगा, और T का जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा उस वर्टिकल कंपोनेंट का टॉर्क आएगा। तो देखो W का टॉर्क कितना हो जाएगा, W इंटू L/2, ठीक है, देन प्लस अल्फा W इंटू वॉट L, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू T का जो वर्टिकल कंपोनेंट था T/√2 जो वर्टिकल में आया, उसकी यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस L। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन और आ गई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, दिस वन इज थर्ड।
और ये फोर्थ। अब हम ऑप्शन पे ट्राई करते हैं। पहला ऑप्शन, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ओ डज नॉट डिपेंड ऑन अल्फा। ओ पॉइंट का है हमारा ये, ठीक है, उसका वर्टिकल कंपोनेंट कौन है, आर वाई। ये कह रहा है कि आर वाई जो अल्फा पे डिपेंड नहीं करता भाई, आर वाई तो हमेशा W/2 आया है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके, सेकंड, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द रिएक्शन एट फोर्स एट ओ इज इक्वल टू W फॉर अल्फा। दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ है, ये रहा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है T/√2 है, लेकिन T कितना है, T हमें मालूम नहीं, तो ये आर वाई का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे रख दिया W/2 हो जाएगा ये, और प्लस T/√2 है ना, दैट इज इक्वल टू W1 प्लस अल्फा। ओके, सो T/√2 जो आ जाएगा, ये इधर भेज दिया, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, और ये माइनस का 1/2। ओके, तो ये जो है ये हमारे पास में कितना है, ये हमारे पास RX है। ओके, इस RX के लिए क्या कर सकते हैं, देखिए RX को हम लिख सकते हैं यहाँ से W, ये हो जाएगा अल्फा प्लस 0.5। ओके, तो ये हमसे पूछ रहे हैं हॉरिजॉन्टल फॉर अल्फा इक्वल्स टू 0.5। अगर अल्फा 0.5 रखता हूँ तो फिर W RX कितना हो जाएगा, RX जो हो जाएगा वो W के इक्वल हो जाएगा। यही कहा है कि अल्फा 0.5 होगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इतना हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, टेंशन की बात करें T, तो T हमने कैलकुलेट किया क्या, देखिए टेंशन जो है हमारे पास में √2 RX है ना, तो RX हम निकाल ही चुके हैं, तो यहाँ से टेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे पास T कितना आ रहा है, √2 RX। √2 RX, RX का वैल्यू कितना है, ये रहा W इंटू अल्फा प्लस 0.5। अब ये कह रहा है कि अल्फा 0.5 रख दो, रख दिया साहब, अल्फा 0.5 रखते ये 1 हो जाएगा, तो ये √2W हो जाएगा, जबकि ये तो W कह रहा है, तो भाई थर्ड ऑप्शन करेक्ट नहीं रहेगा। ओके, व्हेन वी गो फॉर फोर्थ, रोप विल ब्रेक इफ अल्फा इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अगर अल्फा अगर 1.5 रखते हैं, देखो रोप का ये टेंशन आ चुका है हमारे पास, है ना, और मैक्सिमम टेंशन कितना बियर आउट कर सकता है, मैक्सिमम टेंशन दिया था 2√2W। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे पास में, अगर मैं इसको 2√2 रख देता हूँ, W मैक्सिमम वैल्यू रख लेता हूँ, तो कितना आ रहा है देखो, तो मेरे पास में आ रहा है अल्फा का वैल्यू अल्फा प्लस 0.5, ये हो जाएगा, तो W से W और √2 से √2 कैंसिल, ये 2 माइनस हाफ, तो ये 3/2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 2 माइनस हाफ, तो 3/2 इक्वल टू अल्फा। देखिए अल्फा जब 3/2 होगा तभी मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगा टेंशन। इसका मतलब कि जैसे जैसे अल्फा इससे बढ़ाएंगे तो रोप जो है उस स्ट्रेंथ को सहन नहीं कर पाएगी और वो स्ट्रिंग टूट जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास A, B और D आ जाएंगे। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें कहा है, सोर्स अप्रोचिंग विद स्पीड u टुवर्ड्स एन ओपन एंड ऑफ द स्टेशनरी पाइप ऑफ लेंथ L इज एमिटिंग द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी fs, फार्दर एंड ऑफ द पाइप इज क्लोज। देखिए एक क्लोज ऑर्गन पाइप दे रखा है और उसके सामने एक सोर्स अप्रोच कर रहा है। ठीक है, सो इट जस्ट लाइक दिस, ये तो आपके पास में ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, ठीक है, इट हैज सम लेंथ L। ओके, और इसकी तरफ कोई सोर्स अप्रोच कर रहा है, दिस वन इज द सोर्स। ठीक है, और सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये fs, और ये u स्पीड से क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। ठीक है, ये स्पीड भी दे ही रखा है। अब हमसे क्या कहा है, स्पीड ऑफ साउंड इज v एंड एफ नॉट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप। अब देखो चूंकि क्लोज ऑर्गन पाइप है, तो क्लोज ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी एफ नॉट, हो जाएगी v/4L, है ना, ये फंडामेंटल हो जाएगी। उसके बाद आगे वाली कितनी होती है, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक जो हो जाएगी, वो सेकेंड हार्मोनिक एब्सेंट रहेगी, तो उसके बाद सीधा थर्ड हार्मोनिक आएगा 3v/4L। ठीक है, और फिर कितना आएगा 5v/4L। तो ये हमारे पास में इस ऑर्गन पाइप की क्या है, फ्रीक्वेंसी का सेट आ गया। ठीक है, नाउ सी हमसे पूछ रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड fs विल द साउंड रीचिंग टू द पाइप लीड टू अ रेजोनेंस। ये जो साउंड यहाँ पहुंच रही है, ठीक है ना, वो पाइप के साथ क्या हो, रेजोनेंस में हो। तो यहाँ से जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पहुंच रही है, दैट इज f। उसको हम कितना लिख सकते हैं, सी हमने कहा जो साउंड की फ्रीक्वेंसी यहाँ पहुंच रही है यहाँ पे, तो वो f हमारे पास कितनी हो जाएगी, दैट f इज इक्वल टू fs। ठीक है, और v माइनस v नॉट ऑब्जर्वर का स्पीड, ऑब्जर्वर तो यही हो गया, तो ये तो रेस्ट में है, और ये साउंड इधर जा रही थी और साउंड की डायरेक्शन में ही सोर्स जा रहा था, और ये कितने से जा रहा था, u से जा रहा था, तो इसको u रख लेते हैं हम। ठीक है, अब हमसे ये अलग अलग कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। ठीक है,
हमें ये चेक करना है कि देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी वो है जो इसके पास अप्रोच कर रहा है ना, ऑर्गन पाइप के पास में। तो ये कितना है ये देख लें, ये हमारे पास में 0.8 वी, यू की वैल्यू डाल दी यहाँ पे, एफ एस वी माइनस 0.8 वी, तो वी से वी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो आएगा, सी ये हो जाएगा एफ एस, और यहाँ 0.2 रह जाएगा, तो 0.2 को लिख सकते हैं कितना, 10/2, दैट इज व्हाट 5, दिस इज 5 एफ एस, है ना। अब हमने इन तीनों के लिए ये तो देख लिया, है ना। अब एफ एस कितना है, एफ नॉट, एफ एस को जब एफ नॉट रखेंगे तो ये 5 एफ नॉट हो जाएगा, 5 एफ नॉट मतलब ये कितना था एफ नॉट, ये कितना था 3 एफ नॉट, ये कितना था 5 एफ नॉट। तो ठीक है, अगर हम इस 0.8 के साथ में अगर एफ एस को एफ नॉट रखते हैं तो एफ नॉट रखते ही कितना हो गया ये 5 एफ नॉट। तो ठीक है, ये 5 एफ नॉट तो ये वाली फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है हमारे पास, क्योंकि इसके ऑर्गन पाइप की भी यही फ्रीक्वेंसी होगी, दोनों एक ही सेम फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंस में हो गए। 2 एफ नॉट तो बैठेगा ही नहीं, क्यों नहीं बैठेगा इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि इवन फ्रीक्वेंसी तो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह ये भी नहीं बैठ पाएगा, क्यों, क्योंकि 1/2 भी अवेलेबल नहीं है। अब ये कितना है, ये 3/2 है, अच्छा ये 0.5 के साथ में है। अब यहाँ पे आप 0.5 रखिए, तो f इज इक्वल टू एफ एस, देखिए v माइनस, और ये रखा 0.5 v, ओके। अब ये कितना हो जाएगा, ये v से v कैंसिल हो जाएगा, नीचे 0.5 रह जाएगा, जो कितना हो जाएगा एफ एस इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एफ एस कितना दे रखा है 1.5, यहाँ 1.5 डालते ही कितना हो जाएगा 3 एफ नॉट हो जाएगा। तो 3 एफ नॉट तो अवेलेबल है हमारे पास क्लोज ऑर्गन पाइप की, तो ये फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। मतलब कि इस सोर्स की ये फ्रीक्वेंसी इनसे क्या कर रही है, मैच कर रही है, इसलिए दोनों जो है रेजोनेंस में होंगे, ओके। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, रे ऑप्टिक्स का, और इसमें एक प्रिज्म की प्रॉब्लम दे रखी है, ठीक है। और सी प्रिज्म के लिए देखिए हमें एक प्रिज्म दे रखा है ये, ठीक है, और इस प्रिज्म के लिए कहा है कि फॉर्म एंगल थीटा जो है इसका, ये एंगल ऑफ एपेक्स जो है जिसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं, वो हमें कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, और ये वाला n1 दे रखा है, ये वाला n2 दे रखा है, ठीक है। और n2 इज ग्रेटर देन n1 है, n2 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू n1 है ना। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई चूजन सच दैट they have the minimum deviation for n1 equals to n2 equals to n equals to 1.5, और मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में है जब ये दे रखा है, और n1 इतना है और n2 जो है n प्लस डेल्टा n है ना, तब I जो है E जो है, E कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इमरजेंस यहाँ पे, ठीक है, ये E है, इसके बारे में कहा गया है कि ये E जो है I प्लस डेल्टा E है, ठीक है। तो करना क्या है देखें एक बार, इसमें सही हमें ये प्रिज्म दे रखा है, ओके, और इस प्रिज्म के ये दो पार्ट हैं, है ना। पहले पार्ट में कहा है कि ये दोनों बराबर है, ये जो n1 है और ये जो n2 है ये दोनों ही बराबर है, कितना है 1.5 1.5। तब यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये I है, यहाँ से रे ये बेस के पैरेलल चली जाएगी क्योंकि मिनिमम डेविएशन में कह रहा है, और ये E हो जाएगा, और हमें मालूम है तब, अच्छा ये एंगल 60 है जो हमारा A है, और उस वक्त ये R1 और R2 क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो R1 R2 किसके बराबर हो गए 30 के बराबर हो गए। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हमें दे रखा है कि जब n1 और n2 इक्वल है कितना 3/2, n1 और n2 क्या है इक्वल है कितना 3/2, तब ये मिनिमम डेविएशन के केस में, तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे 1 साइन I, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू साइन R कितना हो जाएगा 60 का हाफ, दैट इज व्हाट 30। तो जो साइन I आ जाएगा उस वक्त वो आ जाएगा 3/4, साइन 30 की वैल्यू रख दी, ये आ जाएगा 3/4। यहाँ से हम कॉस आई निकाल लेते हैं, फर्दर हमें जरूरत है इसकी 1 माइनस साइन स्क्वेयर आई, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा √7/4, ठीक है, इसकी हमें जरूरत थी हमने लिख दिया। अब सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है कि ये n1 है और ये n2 है, इसको n कह रखा है सेकंड पार्ट में, और इसको कह रखा है n प्लस डेल्टा n, ठीक है, और हमसे कह रहा है कि ये E जो है, तब ये जो E है I प्लस डेल्टा E है, E कितना है I प्लस डेल्टा E। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं स्नेल्स लॉ लगा देते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएं तो ये कितना हो जाएगा n प्लस डेल्टा n, ठीक है,
मल्टीप्लाइड बाई साइन आर, तो साइन कितना हो गया ये 30, ठीक है, और दैट इज इक्वल टू बाहर कितना है 1 साइन ई, ये हमारे पास आ गया साहब, ठीक है। अब ई का जो वैल्यू है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है, कितना हो चुका है आई प्लस डेल्टा ई, क्योंकि हमने इसको डेल्टा एन से बढ़ाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ई को यहाँ पे हम आई प्लस डेल्टा ई रख दिए, ठीक है साहब। अब क्या करें, अब हमने कहा कि इसमें ये हो जाएगा एन प्लस डेल्टा एन, ठीक है, ये हो जाएगा 1/2, और इसको हम खोल देते हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए तो ये हो जाएगा साइन आई, ठीक है, कॉस डेल्टा ई बहुत स्मॉल है तो कॉस 0 1 के पास हो जाएगा, प्लस कॉस आई साइन डेल्टा ई, तो साइन डेल्टा ई साइन थीटा स्मॉल होता है तो साइन थीटा स्मॉल होता है तो फिर वो थीटा के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास में साइन आई और कॉस आई की तो वैल्यू थी ये, है ना। साइन आई हमारे पास कितना था, साइन आई हमारे पास था 3/4, ठीक है, प्लस कॉस आई हमारे पास कितना था √7/4, ठीक है, और ये कितना हो गया डेल्टा ई, और इधर कितना हो गया इधर आ जाएगा n प्लस दिस, तो n हमारे पास कितना है 3/2 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा 3/4, और ये हमारे पास हो जाएगा डेल्टा n/2, तो 3/4 से 3/4 क्या हो गया कैंसिल, तो यहाँ से हम डेल्टा n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा n कितना आ गया साहब, डेल्टा n जो आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा n इज इक्वल टू √7/2 डेल्टा ई, और वी कैन से डेल्टा ई इज इक्वल टू 2/√7 डेल्टा एन। तो एक तो डेल्टा ई प्रोपोर्शनल आ गया किसके डेल्टा एन के, जो हमसे पूछा गया था, ठीक है, कि देखो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये जो वैल्यू है डेल्टा एन, देखो ये 4 होता तो डेल्टा ई, पहले ऑप्शन को देख लो कि डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एन, नहीं साहब उल्टा हो रहा है ना। तो ये इस इक्वेशन से पता चल ही रहा है ये बड़ा कौन है, कि डेल्टा ई तो बड़ा नहीं है, बड़ा कौन है बड़ा है डेल्टा एन। दूसरा डेल्टा ई प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन, बिल्कुल सही है। तीसरा डेल्टा ई लाइज बिटवीन दिस फॉर डेल्टा एन इक्वल्स टू दिस, ये डेल्टा एन का वैल्यू रख दो, है ना, ये आ जाएगा 2/√7 इंटू डेल्टा एन का वैल्यू रख दिए हम 2.8 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो ये जो वैल्यू आता है ये 2.11 के पास में आ जाता है इंटू 10⁻³, इसलिए हम कहेंगे कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसमें ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, ये समथिंग 2.11 इंटू 10⁻³ तो मिली रेडियन में आ गया ये, तो थर्ड सही हो जाएगा, इसलिए फोर्थ क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है, और इस यूनिट डायमेंशन के क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है कि एस इज द पॉइंटिंग वेक्टर, वी नो E क्रॉस B अपॉन μ0। अब हमें मालूम है कि एस जो होता है पॉइंटिंग वेक्टर इंटेंसिटी को बताता है एनर्जी फ्लो पर यूनिट टाइम, बेसिकली ये है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, समझ रहे हो। तो इससे अब हमें चेक करना है कौन सी डायमेंशन मिल रही है। एनर्जी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, ओह सॉरी, एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम क्या बोलते हैं पावर, तो पावर पर यूनिट एरिया हो गया, तो फोर्थ ऑप्शन ठीक हो गया, ठीक है। और एनर्जी को लिख सकते हैं वर्क, ठीक है, सॉरी एनर्जी वर्क है, और वर्क को लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये तो आपके पास हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, और यहाँ पे टाइम इंटू एरिया। नाउ सी, ये एरिया से एक डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कैंसिल होगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा फोर्स इंटू टाइम इंटू लेंथ, तो ये बी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें दे रखा है किसका, न्यूक्लियस का, और इसमें दे रखा है ए हैवी न्यूक्लियस एन एट रेस्ट अंडरगोज द फ्यूजन, है ना, एंड द टू लाइटर न्यूक्लियाई, भाई एन जो है पी और क्यू में टूटता है, ठीक है, और उसका डेल्टा मतलब कि मास डिफेक्ट दे रखा है, मास का डिफरेंस, ठीक है, और एम पी एम क्यू एन ये इनके मासेस दे रखे हैं, ई पी ई क्यू इनकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, स्पीड ऑफ पी एन क्यू वी पी एन वी क्यू दे रखा है, सी लाइट ऑफ स्पीड, यू हैव टू चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, देखो एक तो ये समझ लें कि ये जो था एन वो बदल रहा था किसमें पी और क्यू में, ठीक है साहब। तो मास डिफेक्ट जो डेल्टा एम है
वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एम पी प्लस एम क्यू माइनस एम एन, जिसको कि क्या कहा गया है, डेल्टा कहा गया है। ठीक है, तो एनर्जी जो आएगी क्यू रिएक्शन वैल्यू वो होगी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, दैट इज डेल्टा इंटू सी स्क्वायर। ये रिएक्शन वैल्यू एनर्जी आ गई। ये रिएक्शन एनर्जी जो है किसकी फॉर्म में आएगी, वो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आएगी। तो काइनेटिक एनर्जी जिसको हम ई से बता रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी जिसको हम किसे बता रहे हैं, ई, तो ई पी प्लस ई क्यू दैट इज इक्वल टू डेल्टा सी स्क्वायर, है ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन वैसे ही क्या हो गया, करेक्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, सेकंड थिंग, चूंकि ये रेस्ट में था तो इनिशियल मोमेंटम कितना था, जीरो, तो फाइनल मोमेंटम भी जीरो रहना चाहिए। मतलब ये जो दोनों हैं इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम लेके जाना चाहिए। तो मोमेंटम ऑफ पी इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ क्यू। तो पी का मोमेंटम लिखेंगे मास ऑफ पी, वेलोसिटी ऑफ पी, और क्यू का मोमेंटम लिखेंगे मास ऑफ क्यू और वेलोसिटी ऑफ क्यू। ओके, तो यहाँ से आप देखें ये रिलेशन प्रूव हो जाएगा, वी पी बाई वी क्यू इज इक्वल टू एम क्यू बाई एम पी। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। फिर हमने कहा कि यहाँ पे दोनों के पास में मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अच्छा, मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम को लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में लिखें। ठीक, काइनेटिक एनर्जी को, कि काइनेटिक एनर्जी ई जो है दैट इज पी स्क्वायर बाई 2m, है ना। तो पी मोमेंटम तो दोनों का क्या है, सेम। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ई पी है, ठीक है, ये जो ई पी है और ई क्यू है उसका रेशियो पकड़ में आ जाएगा, वो हो जाएगा मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ क्यू हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एम ऑफ पी हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास दो रिलेशन हो गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, यहाँ से अगर हम चाहें, ठीक, यहाँ से हम ई पी, जैसे हमसे पूछा है कि ई पी कैलकुलेट करो, तो ई पी कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, ये ई पी तो ये दे ही रखा है, प्लस ई क्यू का वैल्यू यहाँ से लेके रख दें। ई क्यू कितना हो जाएगा, ई पी इंटू एम पी एम क्यू एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमने ई क्यू का वैल्यू रखा है यहाँ से, तो यहाँ से हमारा ई पी बाहर आ गया। ई पी बाहर आने के बाद में एम क्यू उधर चला जाएगा और ये हो जाएगा एम पी प्लस एम क्यू एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा सी स्क्वायर। तो वी कैन चेक इट। अच्छा, इसमें तो ये रिलेशन सही नहीं बैठा, ये गलत हो गया। ठीक है, अब हमने कहा कि मोमेंटम कितना है, तो हमने कहा मोमेंटम तो यहाँ से हम ले ही सकते हैं, P इज इक्वल टू 2me, किसी का भी ले लो। तो हमने कहा P की बात कर लो, तो हमने कहा ये 2 मास ऑफ P और E ऑफ P ये लगा देंगे, एम क्यू अपॉन एम पी प्लस एम क्यू इंटू डेल्टा सी स्क्वायर। अब ये पूरा रूट में है, इसको हम रिड्यूस मास की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास में रिड्यूस मास की फॉर्म में लिखने के बाद क्या आ जाएगा, रिड्यूस मास की फॉर्म में लिखने के बाद ये आ जाएगा 2 म्यू डेल्टा और ये मल्टीप्लाइड बाय बाहर सी लिख सकते हैं इसके। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक अच्छा सा क्वेश्चन था ये एनालिटिकल थोड़ा सा। Two concentric circular loop, one of the radius r and other two are lies in the xy plane, okay, with the origin with their common center. The smaller loop carries current I1 and the anti-clockwise, and the larger loop I2 carries in the clockwise. Okay, देखिए हमें क्या कर रखा है, सी चार ऑप्शन दे रखे हैं चेक करने हैं। गिवन हमको क्या है, गिवन है हमें ये दो सर्कुलर लूप जो कि एक्स वाई प्लेन में रखे गए हैं, दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई। ठीक है, और इसमें करंट जा रही है इधर एंटी क्लॉकवाइज I1, इसमें जा रही है क्लॉकवाइज I2, एंड I2 जो है हमें दे रखा है ग्रेटर देन 2I1। ओके, अब हमें 1 बाय 1 चेक करना है। ठीक है, ये हमें 1 बाय 1 चेक करना है। एक्स वाई प्लेन के लिए ही बात करनी है। एक्स वाई प्लेन में कहाँ पे क्या है, बी एक्स वाई इज परपेंडिकुलर टू ये। देखो प्लेन में कोई पॉइंट ले लिया, प्लेन में क्या ले लिया, कोई भी पॉइंट। ठीक है, और ये से ये पॉइंट ले लिया, है ना। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, बी एक्स वाई परपेंडिकुलर एक्स वाई प्लेन एनी पॉइंट इन द प्लेन। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं लूप में हम या तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर देंगे या इधर देंगे, बाहर भी आएगा। देखो लूप में मैं आपको बता दूं कि अगर लूप में करंट ऐसे जा रहा है तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पे अंदर जो फील्ड है वो इस प्लेन में बाहर की ओर रहेगा, इधर रहेगा बाहर की ओर, और जो बाहर जो फील्ड रहेगा वो किधर रहेगा, अंदर की ओर रहेगा।
है ना, फील्ड लाइन ऐसे निकल के ऐसे जा रही होगी, इधर से निकल के इधर जा रही होगी, तो यहाँ बाहर क्रॉस रहने वाला है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हर पॉइंट पे या तो इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहे हैं, सेकंड ऑप्शन में बी एक्स वाई डिपेंड्स ऑन थ्रू द रेडियल डिस्टेंस। यहाँ पे वो कह रहा है कि किसी भी पॉइंट पे ये एक्स वाई पे जो आप फील्ड ले रहे हो वो ये जो रेडियल डिस्टेंस है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उस पर डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम इसको लेके एक क्या बना देंगे, लूप बना देंगे। अब इस लूप में क्या हो जाएगा, यू सी, इस लूप में आप देख रहे हैं, इस लूप में जो है इस लूप पे जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो चूंकि ये जो इस लूप पे जितने भी पॉइंट हैं वो इन सर्कल से क्या है, एक तरह से एक सिमेट्री से प्लेस है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, इस लूप के कारण, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसी लूप के कारण, वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वो रेडियल डिस्टेंस पे ही डिपेंड करेगा सिमेट्री से, ठीक है। bxy is non-zero for all the point for r is less than r, है ना, ये r स्मॉल r कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहे हैं कि r इज लेस देन, ये हमें कैपिटल R दे रखा है ना, इसके अंदर की ही बात करनी है। इसके अंदर सारे पॉइंट पे फील्ड नॉन जीरो है क्या, ये चेक करना है। हमने कहा पहले सेंटर पे देख लेते हैं, सेंटर पे इसकी वजह से कितना होगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2r, और इस बाहर वाले की वजह से कितना होगा, म्यू नॉट I2 अपॉन 2 इंटू 2r, ठीक है। अब ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, है ना। तो एक प्लस का हो जाएगा और एक माइनस का, मान लो ये प्लस का ले लिया और ये क्या ले लिया, माइनस का, तो ये नेट फील्ड आ गया वहां पे, ओके। नाउ यू सी I2 जो है, I2 जो है 2I1 से बड़ा है। अगर ये 2I होता तो ये जीरो हो जाता, लेकिन 2I1 से बड़ा है, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स कि यहाँ पे फील्ड जीरो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे फील्ड जीरो तो नहीं है, लेकिन उस फील्ड के डोमिनेट कौन कर रहा है, ये वायर लूप 1 कर रहा है या 2 कर रहा है, हमने कहा लूप 2 डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये सामने रखा हुआ है ना। अब जैसे जैसे यहाँ से इधर जाएंगे तो इधर जाने पे इस लूप के पास पहुंचेंगे, तो इससे जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो बायो सावर्ट से जैसे जैसे पास में जाएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के, है ना। तो 1/r स्क्वायर के, 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है फील्ड। तो जैसे जैसे इस लूप के पास जाएंगे आप यहाँ से, तो ये लूप का फील्ड डोमिनेट करने लगेगा, तो ये वाला वैल्यू क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ेगा तो इसको बैलेंस कर देगा। तो बीच में यहाँ पे कोई पॉइंट आएगा जहाँ पे नेट फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। तो फिर हमने कहा कि यहाँ पे एक जीरो पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, तो ये फिर सही नहीं होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि bxy point normally outward from the xy plane for all the point lies between the two loops। ये जो लूप था पहला और ये दूसरा लूप था, इसके बीच में यहाँ पे बात करनी है। तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन की बात करें, देखिए इसकी वजह से किधर होगा, क्योंकि इसके बाहर है तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा, है ना। इसके भी कहाँ अंदर है तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की ओर होगा, जबकि ये क्या कह रहा है, आउटवर्ड है, नहीं ये नहीं है। तो इसमें फर्स्ट ए और बी सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये एक पैसेज दे रखा हमको, ठीक है, और इसमें क्या देखा है, ए सॉफ्ट प्लास्टिक बोतल, ठीक है, filled with the water of the density this carries an inverted glass test tube, some air which is an ideal gas trapped between this, okay, and the mass of the test tube is 5 gram, okay, and density of the glass of the test tube is 2.5, okay, atmospheric pressure in the bottle is this, है ना, or sealed with this, and volume of the trapped air is this, ठीक है। अब हमसे क्या कहा है, now the bottle is squeezed, देखिए सी हमें ये दे रखा है इस पैसेज में कि ये तो ये एक बोतल है, प्लास्टिक बोतल हो गई, ठीक है। इसके अंदर ये एक टेस्ट ट्यूब दिख रही है, ऐसे ये वर्टिकल में ये क्या दिख रही है, टेस्ट ट्यूब, ठीक है, जो उल्टी कर रखी है, इन्वर्ट कर रखी है ना। तो इसको मैं ऐसे बना दूं, जैसे मैंने कहा कि ये तो अपनी बोतल है ना, ये बोतल है, ये इसका कॉर्क वर्क लगा दिया, ठीक है, और ये अपनी टेस्ट ट्यूब है ना। और जो इसको टच कर रही है इनिशियली, ये यहाँ तक ले लेते चलो, ये इनिशियली इसको क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें ये इसमें लिक्विड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ एयर है साहब, ठीक है। और अब हमसे कहा गया है, देखो ये इन्वर्ट है ना,
तो इसका मतलब ये ऊपर की तरफ टच कर रही है यहाँ पे, कौन, बोतल, तो बॉयंसी ऊपर लग रही है और बॉयंसी उसको क्या है, वेट को बैलेंस किए हुए, ठीक है। अब वो कहता है कि यहाँ से हमने इसको क्या किया, स्क्वीज किया, प्रेशर लगाया इस पे, ठीक है ना, इस बोतल पे चारों तरफ से प्रेशर लगाया, ठीक है, और उसकी वजह से वो कहता है कि यहाँ प्रेशर बढ़ता है तो इसके अंदर का यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाता है, एयर का डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इट इज फाउंड दैट द टेस्ट ट्यूब बिगिन टू सिंक एट पी नॉट प्लस डेल्टा पी, जब यहाँ का प्रेशर जो कि पहले कितना था, पी नॉट था, और पी नॉट से जो हो जाता है कितना, पी नॉट प्लस डेल्टा पी, तो ये डूबने लगती है, ठीक है। तो वॉल्यूम भी कितना हो गया होगा, वी नॉट से माइनस डेल्टा वी हो गया होगा, ठीक है। तो हमसे यही पूछा है, डेल्टा वी को इन्होंने एक्स कहा है तो एक्स निकालना है, डेल्टा पी को वाई कहा है इंटू 10⁻³ तो वाई निकालना है ना। तो हमें एक्स और ये कहने का मतलब डेल्टा पी और डेल्टा वी निकालना है, ओके। सी, वो कहता है कि जब ये बोतल डूबने लगती है ना, तो डूबने लगती है तब हम क्या लगा सकते हैं, जब डूबने लगेगी तो डूबेगी कब, जब उसका वेट जो है वो बॉयंसी से जस्ट ज़्यादा होने लगेगा तो डूबने लगेगी। तो हमने कहा कि हम वेट को वेट वेट इक्वल्स टू क्या कर लेते हैं, बॉयंट फोर्स कर लेते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, हम सीजीएस में ही चल के लगते काम कर लेते हैं, ठीक है। वेट इसका कितना था, देखिए ये जो टेस्ट ट्यूब का जो वेट था वो था 5 mg, है ना, सीजीएस में चलाएं, जी से जी कैंसिल कर रहे हैं उधर, ठीक है। और बॉयंट फोर्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड इनटू, है ना, इनटू व्हाट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। नाउ सी, वॉल्यूम हमारे पास दो हैं, वॉल्यूम एक तो है कौन सा, ये एयर जो ट्रैप हो रखी है ना इसका, और दूसरा वॉल्यूम है ग्लास ट्यूब का, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ वाटर, ये ठीक है क्या, ये जो ग्लास की ये जो थिकनेस है ना, इसकी वजह से भी जो वॉल्यूम आ रहा है वो लेना है। एयर का कितना था, एयर का इनिशियली वॉल्यूम कितना था यहाँ पे, देखिए जब ये एयर का हमें इनिशियल वॉल्यूम कितना दे रखा था, एयर का हमको दे रखा था कितना 3.3, ठीक है। लेकिन अब इसमें ये है, सुनिए, जब हम ग्लास ट्यूब का लेने जाते हैं, किसका लेने जाते हैं, अच्छा ये एयर का इनिशियली 3.3 दे रखा था, लेकिन जब एक्सक्यूज करते हैं और ये डूबने लगता है तब तब का निकालना है कि भैया अब जब डूबने लगा है तो एयर का वॉल्यूम कितना है, तो ये एयर का वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, नया वॉल्यूम, पहले 3.3 था, फिर जब डूबने लगा तब ये, और ग्लास का ले लेंगे मास बाय डेंसिटी, ठीक है। तो मास कितना था, ग्लास का मास कितना था 5, ओके, ग्लास कितना मास कितना था 5 और डेंसिटी कितना था 2.5, तो 5/2.5 ये 2 हो जाएगा और रो ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ओके। सो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ एयर कितना आ गया, ये आ गया 3। अब ये नया वाला वॉल्यूम है, जब आप इसको कंप्रेस कर दिए ना तब यहाँ के एयर का वॉल्यूम आ गया, पहले कितना था, पहले था 3.3 और अब कितना है, अब साहब है 3, तो डिफरेंस कितने का आया 0.3 का, तो 0.3 का डिफरेंस आया, तो ये पॉइंट ये डेल्टा वी ही है, तो आप इसका आंसर कितना लिखेंगे 0.3 लिखेंगे, ठीक है। सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि व्हाट इज वाई, वाई क्या था, यही तो था प्रेशर का डिफरेंस। तो टेम्परेचर इसमें पूरे में क्या रखा है, विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर, है ना, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर एंड ओरिएंटेशन। तो अब हमने कहा पी वी इक्वल टू क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट कर लेते हैं। पहले जो पी वी था पी नॉट वी नॉट, और बाद में जो पी कितना हो गया था, पी हो गया था पी नॉट प्लस डेल्टा पी, और वी कितना हो गया था वी नॉट माइनस डेल्टा वी, सही है कि नहीं। तो पी नॉट तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर था जो कि पहले कितना दिया था 10⁵, वॉल्यूम इनिशियली कितना दिया था 3.3, ये कितना था 10⁵, ये कितना था डेल्टा पी दैट यू वांट टू कैलकुलेट, वी नॉट इनिशियली कितना था 3.3 माइनस ये डेल्टा वी माइनस कर दिया कितना 0.3, ये तो 3 था और ये 0.3 था, तो ये 3 आ गया, 3 से ये कैंसिल कर दिए, ये 1.1 हो जाएगा, 1.1 माइनस दिस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 1.1 जो रहा है और इसको 1 को करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 इंटू 10⁵, ये आपके पास कितना हो गया डेल्टा पी हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻³ पास्कल। तो ये आपसे 10 इंटू 10⁻³ में मांग रहा था, तो वाई आपके पास कितना हो गया 10 हो गया, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन डू। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सी, नेक्स्ट में दिया है पेंडुलम consist of a bob of mass 0.1 kg and massless inextensible string of the length 1 meter. It is suspended from the fixed point of height 0.9 meter above the frictionless horizontal floor.
ठीक है। इनिशियली द बॉब एंड पेंडुलम लाइंग ऑन द फ्लोर एट अ रेस्ट बिलो द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन and the horizontal impulse P is equals to this 0.2 is imparted to the bob at some instant. After the bob slide for the some distance, the string become taut and the bob lift of the floor. The magnitude of the angular momentum about the point of suspension just before the lift is J, है ना, and the kinetic energy just after the lift is K. Then you have to find J and K. See, इसमें हमें दिया है कि साहब देखो ये यहाँ से एक स्ट्रिंग है उसको इस तरीके से, और ये बॉब दे दिया हमको, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे दे दिया, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखी है 0.9 दे रखी है, ठीक है। और स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, वो 1 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है? 1 मीटर। ओके। मास जो है बॉब का वो कितना दे रखा है? 0.1 kg दे रखा है इसका, ठीक है। और इट इज गिवन शार्प इम्पल्स ऑफ 0.2 kg। अगर 0.2 kg का इम्पल्स दिया है, ओके, तो इसके पास वेलोसिटी कितनी आ गई? 0.2 kg इंटू मीटर इंटू सेकंड का इम्पल्स दिया है, तो mv, ओके। तो p जब दे रखा था 0.2, उसको मास से डिवाइड कर दिया 0.1 से, तो इसकी वेलोसिटी आ गई। सो इट मूव्स, और ऐसे मूव करते करते ये यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। जब ये यहाँ पहुँचता है तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना हो जाता है? 1 मीटर हो जाता है, एंड इट बिकम सम एंगल, इसका कोई एंगल हो जाता है कितना? थीटा। ओके। नाउ अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जस्ट स्ट्रिंग टॉट होने से पहले कितनी स्पीड से जा रहा था? v स्पीड से जा रहा था। ओके। तो ये हमसे पूछ रहा है कि अगर ये v स्पीड से जा रहा था तो इसका इनिशियली जस्ट बिफोर द स्ट्रिंग बिकम टॉट, स्ट्रिंग टॉट हो जाए उससे पहले ही इसका क्या पूछा है? एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट। तो एंगुलर मोमेंटम जिसको j कह रहे हैं, इनिशियल मोमेंटम कितना था? mv इंटू इस डिस्टेंस को सपोज हम d कह देते हैं, तो mvd, m कितना था? 0.1, v कितना था? ये हमारे पास 2 से जा रहा था जस्ट बिफोर टॉट, है ना, जस्ट बिफोर टॉट ये 2 से जा रहा था, इंटू d, ये आ जाएगा 0.9। ओके। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 और तो 0.18 हो जाएगा। तो ये पहला आंसर आ गया, j इज इक्वल टू 0.018, ओके, विद mks यूनिट। अब जब ये स्ट्रिंग टॉट हो जाती है तो इधर एक क्या लगेगा? इधर टेंशन आएगा, ठीक है। और जैसे ही टेंशन आएगा, है ना, जर्क आएगा, उस जर्क की वजह से इसकी वेलोसिटी के ये जो दो कंपोनेंट है, सीन है, ये थीटा है, ठीक है ना, वर्टिकल के साथ में, तो यहाँ पे ये भी थीटा आ रहा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। ओके। तो इसके दो कंपोनेंट आ जाएंगे, है ना, ये थीटा सही ले गया हमने ये वर्टिकल के साथ था, है ना, तो वर्टिकल के साथ था तो इधर लेना चाहिए था, सही करना पड़ेगा इसको। देखो ये जो है हमने कहा कि ये थीटा था वर्टिकल के साथ, तो ये अभी भी कितना है? ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो गया। तो v के दो कंपोनेंट आएंगे, 2 cos थीटा और ये 2 sin थीटा। नाउ द कंसेप्ट इज कि जैसे ही इसको जर्क मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये इसका जर्क मिलता है, तो उसकी वजह से क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ तो बढ़ेगा नहीं, तो ये 2 sin थीटा क्या हो जाएगा? 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा इसका एनर्जी लॉस। और ये जो टेंशन के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है 2 cos थीटा, ये चेंज होने वाला नहीं है। तो ये चेंज होने वाला नहीं, तो अब ये इसी वेलोसिटी से जाएगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर में हाफ m कितना है इसका? 0.1, और v स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 cos थीटा। cos थीटा कितना हो जाएगा यहाँ से? cos थीटा हो जाएगा दिस वन, ठीक है। तो ये 2 cos थीटा का हमें क्या रखना है? स्क्वायर रखना है, ये ठीक है क्या? ओके। तो हमने कहा कि इसकी जो स्पीड हो गई है यहाँ पे, ठीक है, वो हो जाएगी सी, वापस देख लें, ये जो 2 cos थीटा इसकी जो स्पीड थी, है ना, इस 2 cos थीटा का, cos थीटा यहाँ पे कितना? cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो ये 0.9 रख दिया, इसका हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। इसका क्या कर दिया? स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0.1 है ये, है ना, ये 4 आएगा, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 9 9 से 81 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 0.81 हो जाएगा ये, ओके। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये सब मिला के कितना आ जाएगा? 0.16 आ जाएगा, क्योंकि ये 1.6 हो जाएगा, 80 होता 16 हो जाता, और ये वापस 0.16 हो जाएगा। तो अगले वाले पार्ट में जो हमसे पूछा है कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, तो आप लिख देंगे 0.16, ठीक है।
नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में ये एक एसी का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और इसमें दो चीजें पूछी है, देखिए क्या लिखा है। इन ए सर्किट ए मेटल फिलामेंट लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द कैपेसिटर सी अक्रॉस दिस सप्लाई, ठीक है। नाउ द पावर कंजम्पशन बाय द लैम्प इज दिस while the voltage drop across the lamp is this. Assume there is no inductive load. Okay, take the value in the RMS magnitude of the single phase angle between the voltage and the current. Okay, and find the value of C. तो इस पूरे में दो क्वेश्चन है, ठीक है। एक तो हमसे 5 पूछा है और एक हमसे क्या पूछा है, C पूछा है। देखो दिया क्या है, दिया ये है कि एक है ना मेटल का लैम्प दे रखा है और उस पे उसके कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर रखा है ना। ये तो हमारा लैम्प दे रखा है और इसके एक कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर रखा है और ये हमारे पास सप्लाई लगा रखी है ना। आरएमएस वैल्यू दे रखी है उसकी 250 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये आ गया 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, ठीक है। ये कैपेसिटर सी दे रखा है और यहाँ पे हमारे पास में 500 वॉट का पावर लॉस है, ठीक है। यहाँ पावर इतना कंज्यूम कर रहा है। इसके साथ में हमें क्या दे रखा है, एक और चीज, हाँ 100 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ हो रहा है, तो 100 वोल्ट का ड्रॉप इस पे हो रहा है, दिस इज 100 वोल्ट। ओके, नाउ इस पे सी पूछ रहा है। अच्छा ये वीसी की बात करें पहले तो हमें मालूम है कि जो वीसी है यहाँ पे ये 200 स्क्वायर, ओके, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट वीसी स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर, ये ठीक है। तो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा √3 इंटू 100, दैट इज इक्वल टू व्हाट, वीसी। 4 - 1 √3 हो जाएगा। तो ये वीसी का वैल्यू निकाल लिया। अब वीसी निकाल लिया और आपके पास में ये वी आर भी था कि नहीं था। तो यहाँ पे 10 फाई कितना हो जाएगा, 10 फाई जो हो जाएगा वीसी बाय वी आर। वीसी कितना था, √3 इंटू 100 और वी आर कितना था 100, तो ये कितना आ गया, √3 आ गया। तो फाई कितना आ गया, फाई जो आ गया हमारे पास 60 डिग्री आ गया। तो ये जो सेकंड पार्ट पूछा था कि फाइंड फाई, तो ये हमने कैलकुलेट करके दे दिया, ये कितना आ गया 60 आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब इसके आगे जो सेकंड पार्ट हमसे पूछा है, इसी सेकंड पार्ट के लिए हमें पूछा सी का वैल्यू कितना है, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट है बेसिकली। सी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये वीसी तो आ ही चुका है ना। तो वीसी जो होता है वो होता है आई एक्स सी। तो वीसी हमारे पास कितना है, वीसी हमारे पास था √3 इंटू 100। आई कैलकुलेट करें साहब, आई कितना होगा, ये पावर दे ही रखा है, तो पावर जो है पी है वो वी इंटू आई हो गया। तो वी कितना हमारे पास 100 और आई है और ये पावर हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास आई कितना आ गया, आई 5 आ गया साहब, है ना। पी इक्वल टू वी आई लगा के तो आई की वैल्यू 5 रख दी। एक्स सी कितना होता है 1/ओमेगा सी। ओमेगा कितना लिखोगे 2 पाई एफ। एफ कितना है साहब, एफ है, एफ हमें 50 दे रखा है। एफ कितना दे रखा है 50, ओके। तो एफ की वैल्यू हमने यहाँ 50 डाल दी, ओमेगा और इंटू ये सी। अब हमें सी कैलकुलेट करना है। उसके साथ में दे रखा है पाई √3 इक्वल टू 5। तो इसको सबको इधर भेज दो, पहले तो ये कैंसिल कर दिए हम, तो ये 10 हो जाएगा, 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ये तो 5 से कैंसिल कर दिया, 10 हो गया। सी कैलकुलेट करना है हमें। सी जब कैलकुलेट करना है तो 1 ये हो जाएगा 2 पाई इंटू √3, ओके। और ये कितना है 10⁻³ हो जाएगा ये, ओके। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा इसमें पाई इंटू √3 हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो इसको जब 5 रखेंगे, इसको 5 रखते कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा। तो ये 10⁻4 हो गया, 10⁻4 हो गया, तो ये 10⁻2 माइक्रो फैरड हो गया। तो ये कितना हो गया 100 माइक्रो फैरड हो गया। पहले तो फैरड में चल रहा था, अब कितना हो गया 100 माइक्रो फैरड। तो ये सी का वैल्यू हमने कैलकुलेट करके दे दिया, ठीक है साहब। तो हमसे पूछा था कि व्हाट इज सी, तो सी हमने करके दे दिया 100 माइक्रो फैरड। तो आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन है, ठीक है, और फॉर्मूला बेस ही चल रहा है मामला अभी तक तो, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग सा पैराग्राफ था, हालांकि बेसिक इसका हम कई बार पढ़ते हैं, है ना, अलग अलग जगह पढ़ लेते हैं, उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा। तो क्या दे रखा है, देखिए इसमें ये दे रखा है कि ये जो
स्पेशल मेटल एज सेलेक्टिविटी विदाउट एनी रेजिस्टेंस, ये तो एक लूप दे रखा है, ठीक है, और विदाउट रेजिस्टेंस का लूप है। तो इसमें एक बार अगर करंट पास हो जाएगी तो करंट पास होती रहेगी, तो सुपर कंडक्टिंग टाइप का दे दिया है, ठीक है। तो फ्लक्स जो है कंपनसेट होगा यहाँ पे, ठीक है, उसी के बारे में लिखा है। क्लोज लूप मेड ऑफ एज डज नॉट अलाउ एनी चेंज इन द फ्लक्स इटसेल्फ बाय इंड्यूसिंग द सुटेबल करंट टू जनरेट द कंपनसेटिंग फ्लक्स। कंपनसेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है और सुटेबल करंट पास होती है, ठीक है। एंड द इंड्यूस करंट इन द लूप कैन नॉट डिके ड्यू टू जीरो रेजिस्टेंस, करंट जीरो नहीं होगी। और उसके बाद में इसके सामने यहाँ पे ये क्या दे रखा है, एक डाइपोल दे रखा है, मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ मोमेंट, ये मैग्नेटिक डाइपोल m दे रखा है, ठीक है, जो इससे r डिस्टेंस पे है, जो इससे कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। तो इसको मैं इधर बना लूँ, ठीक है, ये हमारा पास है लूप जिसका रेडियस कितना दे रखा था a, और इससे r डिस्टेंस पे r बहुत ही बड़ा है, किससे a पे, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक डाइपोल मोमेंट दे रखा है m, ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट m दे रखा है, ठीक है। नाउ जिसको हम इन्फिनिटी से लेके आए। अच्छा, डाइपोल मोमेंट की वजह से एक्सिस पे फील्ड कितना होता है वो हमें दे ही रखा है, कितना दे रखा है, म्यू नॉट बाई 2 पाई m बाई आर क्यूब, ये डाइपोल की वजह से फील्ड होता है, ठीक है। और दो मोनोपोल के बीच में है ना फोर्स भी दे रखा है, गॉस लॉ से कि m1 m2, अच्छा ये मोनोपोल के बीच का फोर्स तो k m1 m2 बाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन ये हमें जो है डायरेक्टली दे रखा है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, बिटवीन द टू मैग्नेटिक डाइपोल। तो बेसिकली क्वाड्रुपोल हो गया, तो क्वाड्रुपोल में r की पावर 4 होता है कि दो डाइपोल के बीच का फोर्स है, डाइपोल डाइपोल के फोर्स बिटवीन डाइपोल, ये क्या है, फोर्स बिटवीन डाइपोल, ठीक है, ये फोर्स बिटवीन डाइपोल दे रखा है हमको, है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है मोमेंट की वजह से। अब हमसे पूछा गया है ना, हमसे पहले पार्ट में क्या पूछा है, पहले पार्ट में पूछा है व्हेन द डाइपोल m इज प्लेस्ड द डिस्टेंस r फ्रॉम द लूप द करंट इंड्यूस्ड इन द लूप विल बी प्रोपोर्शनल टू, करंट किसके प्रोपोर्शनल है ना, m बाई आर क्यूब के, m स्क्वायर बाई आर के, m और r पे देखना है, तो करंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, सी, ये जो डाइपोल है ना, इसकी वजह से यहाँ से क्या होगा, फ्लक्स पास होगा, तो वो फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसका b, ये तो रहा b, ठीक है, इंटू एरिया, एरिया इसका कितना होगा, पाई ए स्क्वायर, इतना फ्लक्स पास हुआ, दैट इज इक्वल टू व्हाट, एल आई, वो कंपनसेट कर रहा है, ठीक है। तो एल आई, तो इंड्यूस करंट किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इंड्यूस करंट जो है ये आप प्रोपोर्शनल हो गया m बाई आर क्यूब के, इंड्यूस करंट किसके प्रोपोर्शनल हो गया, m बाई आर क्यूब के। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, बस इतना ही करना था इसमें, तो m बाई आर क्यूब, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या कहा है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द डाइपोल फ्रॉम इंफिनिटी टू डिस्टेंस r, डाइपोल को इंफिनिटी से डिस्टेंस r पे लेके आए, तो वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल है। अब देखो डाइपोल, इसकी वजह से इसमें करंट हमें मालूम है साहब, इसकी वजह से यहाँ फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, इसकी वजह से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, ये भी तो एक डाइपोल ही है बेसिकली, तो इसकी वजह से यहाँ पे हम फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और हम ये भी और चाहें तो इसकी वजह से यहाँ फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, और फोर्स हमें ये दे ही रखा है, ठीक है, वो फोर्स हमें ये दे ही रखा है सब, या तो इसकी वजह से यहाँ फील्ड लेके बात कर ले, ठीक है, और नहीं तो फिर हम ये भी कर सकते हैं कि इसकी वजह से ये एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। इसका डाइपोल मोमेंट होता है एन आई ए, है ना। अच्छा, तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई के, सही है नहीं, और आई किसके प्रोपोर्शनल है, आई प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास m बाई आर की पावर 3 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सही है। तो अब हमारे पास में ये करंट, ये हमारे पास में इसका एक तरह से क्या आ गया, मोमेंट ही प्रोपोर्शनल आ गया, ये कि मोमेंट जो है इसका जो m है वो m बाई आर क्यूब के प्रोपोर्शनल आ चुका है हमारे पास, ठीक है। अब हमने कहा कि इसका और इसका अगर हमें मोमेंट मालूम है, दो डाइपोल मोमेंट, ठीक है, तो इसके बीच में फोर्स इतना लगेगा, तो F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा कि m1 m2 बाई आर की पावर 4, तो कि प्रोपोर्शनलिटी में ही आ जाते हैं हम तो, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी में बात करेंगे तो m1 को हम ये लिख सकते हैं m बाई आर क्यूब, ठीक है, इंटू m2 तो ये m ही है। देखिए इसका भी मोमेंट निकाल लिया हमने, ये इसका मोमेंट एन आई ए इसके प्रोपोर्शनल आ गया, और दूसरा मोमेंट ये पड़ा ही है, ठीक है, दोनों डाइपोल मोमेंट को मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड बाई r4, तो ये प्रोपोर्शनल आ जाएगा m स्क्वायर अपॉन r की पावर 7, ओके, r की पावर 7। तो f जो है इसके प्रोपोर्शनल आ गया। अब वर्क डन जब निकालेंगे
तो हम एफ डॉट डी आर से निकालेंगे। एफ डॉट डी आर करेंगे तो एफ में ये प्रोपोर्शनल में आ रहा है एम स्क्वायर बाय आर की पावर 7 डी आर, तो एक पावर कम हो जाएगी आर की, कितना हो जाएगा एम स्क्वायर आर की पावर 6, ये -7 + 1 -7 + 1, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास में ये एम स्क्वायर आर की पावर 6 वाला ऑप्शन आ जाएगा। ओके, और चाहे तो इसको वैसे भी कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी निकालना U = -mb cos थीटा, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बाद में उसे क्या करते हैं डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है, उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं, उसको पोटेंशियल एनर्जी निकालने के बाद में वही क्या हो जाएगा, वर्क ही तो पूछा है ना, फोर्स पूछता है तो हम क्या कर लेते हैं डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो वर्क ही पूछा है तो फिर हम पोटेंशियल एनर्जी से भी निकाल सकते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टू वर्क, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है ये दे रखा है थर्मली इंसुलेटेड सिलेंडर फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, ये दो लाइनें काम की हो गई। ये थर्मली इंसुलेटेड है और थर्मली इंसुलेटिंग फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, ये भी थर्मली इंसुलेटेड पिस्टन है, मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। सीवी हमें दे रखा है ना, दोनों साइड में 1 मोल आइडियल गैस ले रखी है, इधर भी 1 मोल है और इधर भी 1 मोल आइडियल गैस ले रखी है, सीवी भी हमें दे रखा है, और ईच साइड हैज द वॉल्यूम वी नॉट, इसका वॉल्यूम वी नॉट है, इसका भी वी नॉट है, टेम्परेचर टी नॉट टी नॉट, अब वॉल्यूम टेम्परेचर सेम है तो प्रेशर भी सेम हो जाएगा पी नॉट वी नॉट, ठीक है। तो ये पी नॉट जो भी रहा हो, ओके, हम नहीं कह रहे एटमोस्फेयर पे जो भी पी था। फिर कह रहा कि द लेफ्ट साइड हैज एन इलेक्ट्रिक हीटर विच इज टर्न ऑन एट अ लोअर लो पावर ट्रांसफर हीट क्यू टू द गैस ऑफ द, यहाँ पे ये हीटर को ऑन किया, ये इसको गैस को हीट ट्रांसफर करता है, ये हीट ट्रांसफर की वजह से यहाँ का क्या होता है प्रेशर वॉल्यूम चेंज होता है, इस पिस्टन पे फोर्स लगता है और पिस्टन इधर मूव करता है, और मूव करने के बाद में राइट साइड में कितने से मूव करता है V0/2 से, तो वॉल्यूम जो है V0/2 कर दिया उसने उधर ले जाके, भाई V0 से रिड्यूस कर दिया, V0 से रिड्यूस कर दिया तो टोटल वॉल्यूम भी कितना कर दिया V0 ही कर दिया, V0/2 ही कर दिया, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली द गैस टेम्परेचर ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बिकम्स TL एंड TR, अब यहाँ के जो हैं वो TL और TR हो गए, क्या इसकी वजह से यहाँ पे TL हो गया, यहाँ पे क्या हो गया TR हो गया, लेफ्ट और राइट के टेम्परेचर। इग्नोर द चेंजेस इन द टेम्परेचर द सिलेंडर हीटर एंड पार्टीशन, पूछा क्या है साहब, पूछा एक तो TR और T0 का रेशियो, दूसरा क्या पूछा है, अच्छा इसके नीचे ही होगा, ओके, दूसरा भी देख लेते हैं, सही 16 भी ले लेंगे है ना, तो पहले 15 की बात कर लेते हैं फिर 16 पे आ जाएंगे, पहले 15 की बात कर लेते हैं फिर 16 पे आ जाएंगे। ये सही करना क्या है, इधर देखें कि हमारे पास में एक तो देखो कुछ चीजें थी कि 1 मोल गैस दोनों तरफ थी है ना, देखो ये वाला सिस्टम था, ठीक है। 15 और 16 दोनों क्वेश्चन इसी में कर रहे हैं, 16 क्या है मैं भी आपको बता दूंगा। ये जो था थर्मल इंसुलेटर था, यहाँ T0 था, V0 था, ये भी T0 था, ये V0 था, यहाँ का प्रेशर कुछ रहा होगा P0, तो यहाँ का भी कुछ रहा होगा P0, ठीक है। ये 1 मोल था और ये भी क्या था 1 मोल था, बात ठीक। फिर क्या हुआ, फिर ये आगे की सिचुएशन ये रह गई सर कि ये जो है यहाँ से यहाँ आ गया, ये हो गया V0/2, ये कितना हो गया 3V0/2, ओके। टेम्परेचर यहाँ का TL हो गया लेफ्ट का, ये TR हो गया, अच्छा प्रेशर कितना हो गया मालूम नहीं, पर जो भी है दोनों तरफ प्रेशर क्या रहेगा सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जो मासलेस है पिस्टन, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस पे 0 हो जाएगा, जो इधर से लगा होगा वही इधर से लगा होगा, ठीक है। तो नेट फोर्स 0 होने की वजह से इस फ्रिक्शन पे इस पिस्टन पे हम कहेंगे कि इस पे प्रेशर दोनों तरफ क्या रहेगा सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा गैस का मोल्स अभी भी उतना ही है, यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे भी कितना है 1 मोल है, ओके। बाहर से कोई हीट ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो हम इस राइट पे बात कर लेते हैं पहले तो, ओके। तो राइट पे जब हम बात कर रहे हैं तो जैसे 15 क्वेश्चन में हमको ये पूछा है कि द वैल्यू ऑफ द TR एंड T0 इज, ओके, तो TR तो राइट गई है, तो चूंकि यहाँ पे बाहर से कोई राइट साइड में बाहर से कोई जो है हीट नहीं आया है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में हमें मालूम है T V की पावर Γ-1 इज इक्वल टू व्हाट कांस्टेंट, ये ठीक है। तो हमने कहा पहले T कितना था T0, अच्छा CV कितना दे रखा है, CV हमें 2R दे रखा है, जबकि CV होता कितना है R/Γ-1, तो Γ-1 किसके बराबर हो गया 1/2 के,
किसके बराबर हो गया 1/2 के, तो गामा किसके बराबर हो गया 3/2 के बराबर हो गया साहब। ठीक है, तो गामा -1 1/2 रख सकते हैं हम। तो पहले कितना था, पहले था T0 V0 और ये रख दिया गामा -1 1/2। ठीक है, बाद में कितना हो गया TR, ठीक है, और V कितना हो गया V0/2, और अब कितना हो गया ये पावर ये हाफ। बात ठीक है। अब हमने कहा कि ये T0 से V0 हाफ कैंसिल हो गया, ये √2 हो जाएगा, तो √2 T0 इज इक्वल टू व्हाट TR। ठीक है, और हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था TR/T0, तो TR/T0 इज इक्वल टू TR/T0 इज इक्वल टू व्हाट √2। तो हमारे पास में इसका आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी इसका आंसर आ जाएगा ये √2। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है द वैल्यू ऑफ Q बाई RT0 इज, है ना, ये वैल्यू पूछी है न्यूमेरिकली। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा है Q बाई RT0। Q कौन सा है, जो हीट हमने यहाँ से सप्लाई किया ना, सी यहाँ से जो हीट सप्लाई किया हीटर से, है ना, उसकी बात करनी है। अब वो कैसे कैलकुलेट करें, हमें मालूम है कि यहाँ से जो भी हीट सप्लाई किया गया है, अच्छा देखो ये पूरा तो क्या था एडियाबेटिक था ही, है ना, तो ये एडियाबेटिक तो था ही। अच्छा, इसका कोई वॉल्यूम भी चेंज नहीं हुआ है पूरे सिस्टम का, तो वर्क डन कितना हो गया 0 हो गया। तो डेल्टा क्यू किसके बराबर हो गया, डेल्टा यू के बराबर हो गया। अब डेल्टा क्यू जब डेल्टा यू के बराबर हो गया, मतलब कि जो भी आपने हीट दिया है वो इस सिस्टम के लेफ्ट वाले के और राइट वाले के डेल्टा यू के बराबर है। मतलब कि जो क्यू आपने दिया है ना, वर्क 0 होने की वजह से जो Q आपने कैलकुलेट करके दिया है ये Q, ओके, दैट इज इक्वल टू डेल्टा U ऑफ लेफ्ट एंड राइट। जब मैं लेफ्ट की बात करता हूं तो डेल्टा U होता है मेरे पास कितना NCV डेल्टा T, NCV डेल्टा T। तो लेफ्ट में N तो देखो 1 मोल है, CV कितना है 2R है, राइट में भी 1 मोल है, CV कितना है 2R है। तो लेफ्ट के लिए जब मैं लगा रहा हूं CV कितना था 2R, डेल्टा टी कितना होगा T फाइनल माइनस T इनिशियल कितना था T0 प्लस, ओके, प्लस इसमें क्या कर लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा N1 है, ये 2R है, और T फाइनल माइनस इनिशियल ले बोलिए। तो फाइनल माइनस इनिशियल जब करने जा रहे हैं तो फाइनल कितना है TR माइनस T0। अब TR तो हम कैलकुलेट कर ही दिए थे 2T0, तो ये हमारे पास ये कितना हो जाएगा 2R, ठीक है, और ये हो जाएगा TL माइनस T0, और ये हो जाएगा फिर 2R, ठीक है, ये जो √2 माइनस 1 और ये कितना हो गया T0, ये √2 टाइम। अब हमें TL लाना है कहीं से, क्या लेके आना है TL, है ना, इसका टेम्परेचर लेके आना है लेफ्ट साइड का। लेफ्ट साइड का टेम्परेचर लाने के लिए हम क्या करें कि पहले यहाँ का प्रेशर लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं पहले यहाँ का प्रेशर, ठीक है, और जब प्रेशर ले आते हैं तो प्रेशर लाने के बाद में हम नंबर ऑफ मोल कंजर्वेशन करके ला देंगे। प्रेशर लाने के लिए क्या करें, इधर का नहीं और इधर का प्रेशर ले आते हैं। ये प्रेशर लाने के लिए हमने कहा देखो इस पे लगा दिया मैंने P V⁻⁴ गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पे P कितना था P0, V कितना था V0, पावर कितनी थी गामा, ठीक है, गामा कितना था हमारे पास 3/2, गामा कितना था साहब 3/2। बाद में कितना हो जाएगा ये, बाद में ये हो गया P, V कितना हो गया V0/2, और ये कितना हो जाएगा 3/2। तो ये V0 3/2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो P कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 की पावर 3/2 इंटू P0, दैट्स इट। ये हमारे पास प्रेशर आ गया। वंस वी हैव प्रेशर ना, ये नया वाला प्रेशर आ गया, तो इसमें नंबर ऑफ मोल कंजर्व कर देते हैं, PV इक्वल्स टू NRT। तो NR कितना होगा PV/T, तो यहाँ पे कितना हो गया ऊपर वाले का PV/T कितना हो गया P0 V0/T0 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में आ जाओ P हमारे पास ये रहा P0 2 की पावर 3/2, तो 2√2 कर दे, ठीक है, और इंटू V कितना है 3/2 इंटू V0, और नेट डिवाइडेड बाई TL दैट वी वांट टू कैलकुलेट। तो P0 V0 से P0 V0 क्या हो गया कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 3√2 हो गया। तो TL जो निकाल के लाओगे वो हो जाएगा 3√2 T0, ओके, तो यहाँ पे आप डालेंगे 2R 3√2 माइनस 1 और ये डाल दिया T0,
और प्लस 2r√2 - 1 × t0। ओके, तो ये हमारे पास q आ गया। तो q/RT0 ही तो पूछा था हमसे भाई। क्या पूछे थे हमसे? हमसे पूछे थे q/RT0 दैट वी वांट टू कैलकुलेट। ओके, तो व्हाट इज दैट? यहाँ पे देखो RT0 हटा दिया, 2 ये 3 कितना हो जाएगा? 6√2 - 2, ये हो जाएगा 2√2 - 2, तो ये हो जाएगा 4√2 माइनस कितना हो जाएगा? 4 नहीं, 4 और 2 कितना हो गया? 8, है ना? इसको सही करें, 6 और 2 कितना हो गया? 8, 8√2 माइनस का 4। ओके, तो इसमें से आप चाहें तो इसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2√2 रह जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी आंसर। ये आपका आंसर है जो हमसे पूछा था। ओके, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या है? इसी 17 में हमसे एक मीटर ब्रिज दे रखा है हमको, दिस वन इज अ मीटर ब्रिज। ओके, और उसमें ये एक सेल दिया है। ओवरऑल हमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का स्मॉल r कैलकुलेट करना है ना? और उसके लिए R0 दे रखा है, बैटरी दे रखी है, यहाँ पे गैलोनोमीटर दे रखा है, और गैलोनोमीटर यहाँ पे क्या हो रहा है? बैलेंस हो रहा है। और ये जो है मीटर ब्रिज का वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 50 ओम है। और ये जो लेंथ दे रखी है ये कितनी दे रखी है? 72 दे रखी है। ओके, और R1 आपसे पूछा है। इस सर्किट को मैं एक बार फिर बना लेता हूँ, है ना? तो यू सी, ये मेरे पास में एक ये मेरे पास में आ गया इस तरीके से दे रखा है ना? ये है E/2। ओके, ये आपके पास R है और ये E है, और ये कितना है? R1 है, और ये R1 ही हमको निकालना है। और ये कितना है? R/2, मतलब ये 25 ओम है। ठीक है ना? R0/2 दे रखा है, R0 50 दे रखा है। ठीक है ना? R0 इसका टोटल का है ये 50 ओम, दिस वन इज 50 ओम। लेकिन 50 ओम के साथ में ये 100 सेंटीमीटर है, और 100 सेंटीमीटर में ये जो दे रखा है ये 72 दे रखा है, और ये जो दे रखा है ये 28 दे रखा है ना? अगर ये 28 सेंटीमीटर है, ओके, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इसका जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो 14 ओम होना चाहिए, और इसका 72 का कितना होना चाहिए? 36 हो जाना चाहिए ओम। ओके, ताकि सब मिला के हमारे पास में ये आ जाए। ये 36 ओम हो गया। ओके, अब क्या करें? अब हमने कहा कि इसमें जो भी करंट चलेगा, देखिए करंट जो भी चलेगा यहाँ बाहर से निकल जाएगा, है ना? इधर से, इसमें तो है ही नहीं क्योंकि बैलेंस हो रहा है, यहाँ डिफ्लेक्शन 0 दे रखा है ना? तो पहली बात तो ये है कि इसमें टोटल करंट की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें I, तो I जो हो जाएगी वो हो जाएगा टोटल E डिवाइडेड बाय ये देखो, ये तो टोटल 50 और 25 कितना? 75 प्लस R1, तो ये 75 प्लस R1 हो गया, 75 प्लस R1। बोलो ठीक? ये हमने करंट की वैल्यू निकाल दी। अब दूसरा एक लूप यहाँ पे बात कर लीजिए आप। ठीक है ना? इस लूप में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे ये कितना है? 20, ये करंट तो आई जा रही थी, तो 25 प्लस 14 39, तो 39I दैट इज इक्वल टू व्हाट? E/2। ये ठीक है क्या? ये इस लूप से लिखा है मैंने, क्योंकि इसमें दो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस पे कोई ड्रॉप नहीं क्योंकि डिफ्लेक्शन 0 है। तो यहाँ से E कितना आ जाएगा? E आ जाएगा आपके पास 78I। बोलो ठीक है क्या? है ना? तो यहाँ पे E की वैल्यू डाल दो, 78I अपॉन 75 प्लस R1। ठीक है, तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो 75 प्लस R1 इज इक्वल टू 78, दैट इज R1 इज इक्वल टू 3 ओम। सो हमसे R1 पूछा था, तो हमने कहा कि ये कितना है? 3 ओम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 18 में क्या कहा है? डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टार इज 3 ms एंड 6 ms एंड इज 9r। दो स्टार दे रखे हैं, दोनों का मास दे रखा है। ms जहाँ सन का मास है ना, और डिस्टेंस 9r है, जहाँ r क्या है? सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस है। ठीक है, टू स्टार्स ऑर्बिट अराउंड देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास। अच्छा, कॉमन सेंटर ऑफ मास के अराउंड है, तब टाइम पीरियड nt है, वे t इज द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन अबाउट द सन। देखो, अर्थ जब सन के अबाउट रिवॉल्व करती है तो उसका टाइम पीरियड t जो होता है वो 2 पाई कितना होता है? 2 पाई r की पावर 3 बाय √gm होता है
है कि नहीं। अब यहाँ पे हमें भी पता है कि ये जो आर दे रखा है, ये आर कैपिटल आर क्यूब दे रखा है, और एम की जगह कितना दे रखा है, एम एस। ये अर्थ का टाइम पीरियड है। ओके, अब बाइनरी स्टार में यही कितना हो जाता है, बाइनरी स्टार में यही हो जाता है 2 पाई, है ना, आर की पावर कितना 3, ओके, अपॉन व्हाट जी m1 प्लस m2, जहाँ m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 जो हो जाएगा वो दोनों ही स्टार का क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 दोनों ही स्टार, बाइनरी स्टार में जो दो स्टार काम आ रहे हैं उन दोनों का क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। बोलो ठीक है क्या, डिराइव भी कर सकते हैं हम इसको चाहें तो, ठीक है। डिराइव करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि ये दो स्टार हैं, है ना, ये इनका सेंटर ऑफ मास है, एक ये इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, दूसरा भी इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। ये m1 है और ये m2 है, इसका ये r1 है और ये कितना है, r2 है। तो इसके ऊपर देख लेते हैं, जो भी फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा जो भी फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, जो कितना हो जाएगा g m1 m2 बाई r1 स्क्वायर, ठीक है, सॉरी r स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस r कह दिया हमने। तो ये फोर्स इस पे लग रहा है अंदर की ओर, दैट इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम इसका मास, m1 r1 और ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो m1 से m1 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा g, और ये हो जाएगा कितना m2 r स्क्वायर, और r1 की वैल्यू कितना लिखोगे, r1 की वैल्यू लिखोगे, अगर ये r2 है तो r1 की वैल्यू लिखोगे m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू r, और ये ओमेगा स्क्वायर, तो m2 से m2 भी कैंसिल हो जाएगा, या r क्यूब हो जाएगा, तो ओमेगा कितना आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा g m1 प्लस m2, और नीचे कितना हो जाएगा r क्यूब, ठीक है। और ये रूट ले लेंगे टाइम पीरियड के लिए 2 पाई बाई टी कर लेंगे, और 2 पाई बाई टी कर लेंगे तो हम कैलकुलेट करके दे देंगे, तो ये उसका टी लिख दिया हमने। नाउ यू सी कि ये जो दो थे, इसका जो टाइम पीरियड उसको टी डैश कह रहा हूँ मैं, है ना। तो टी डैश जो दे रखा है हमें एन टी दे रखा है, क्या दे रखा है, एन टी, तो टी बाद में लिख लेंगे, एक बार टी डैश कैलकुलेट कर लेते हैं। टी डैश जो हो जाएगा 2 पाई, ये आर की वैल्यू रखो, आर कितना था 9r, तो 9 की पावर 3, ठीक है, और इंटू आर क्यूब अपॉन जी m1 प्लस m2, ये कितना हो जाएगा 9ms, ये ठीक है। तो 9 से एक 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर जो आ जाएगा 9 ही आ जाएगा, और 9 के साथ में कितना आ जाएगा, ये t आ जाएगा, तो t डैश जो हो जाएगा 9t हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 9, द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 9। ओके, तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, फोटो एमिशन एक्सपेरिमेंट दे रखा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम में हमको क्या दे रखा है, देखिए इस प्रॉब्लम में हमको क्या रखा है कि 3 मेटल है P, Q और R, ठीक है, और इनसे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी EP, EQ और ER है, दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी K मैक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और EQ जो है वो कितना हो जाएगा, EQ दे रखा है EP/2, तो ये हो जाएगा EP/2, ठीक है, और ER जो दे रखा है वो भी क्या दे रखा है, EP/2, ये बात ठीक है, ER भी क्या दे रखा है, EP/2। अब इस पे जो लाइट गिरी है वो h न्यू है, इस पे लाइट गिरी h न्यू है, सोर्स सेम है, जबकि इस पे जो लाइट गिरी वो h न्यू डैश है, उसका सोर्स डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, वर्क फंक्शन इसका फाई नॉट जो दे रखा है 4 दे रखा है, इसका दे रखा है 4.5, और इसका दे रखा है 5.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन यूज फॉर द मेटल आर, मतलब कि h न्यू डैश कैलकुलेट करना है। ओके, तो पहले इसके लिए बात करें, इस पे गिराया था h न्यू, है ना, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस व्हाट, इसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये P के लिए लिखा है, Q के लिए कितना लिखोगे, h न्यू, दैट इज इक्वल टू 4.5 प्लस ये क्या लिख दिया, EP/2, समझ गए क्या लिखा, कि फोटोन का एनर्जी इक्वल टू वर्क फंक्शन पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाई है, ये P के लिए लगाई है, और ये किसके लिए लगाई है, Q के लिए। अब R के लिए लिखेंगे h न्यू डैश इज इक्वल टू 5.5 प्लस EP/2, ये ठीक है क्या। अब कहीं से इन दोनों इक्वेशन को क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, है ना, तो ये इसमें सेकंड माइनस, इस सेकंड में से इसको माइनस कर रहे हैं, है ना, या फर्स्ट में से माइनस कर दो, किसी को फर्स्ट में से माइनस करेंगे इधर तो जीरो हो जाएगा, ये 4 माइनस 0.5 माइनस का 0.5,
और EP माइनस EP बाई 2 तो ये हो जाएगा EP बाई 2। तो ये जो EP बाई 2 है वो 0.5 आ गया, तो ये हो जाएगा 5.5 प्लस 0.5 दैट इज इक्वल टू 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पूछा था, तो आंसर क्या देंगे, 6 देंगे। ओके, सो दिस इज हाउ कि हमने सेकंड पेपर जो था उसके ये 19 क्वेश्चन डील किए हैं। ठीक है, आप इसे देख लीजिए, आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।